नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इन दिनों में शीत ऋतु में आपको क्या लेना चाहिए, मैं आपको वो बता रही हूँ ताकि आपका स्वास्थ्य कैसे उत्तम बना रहे। अब इस ऋतु में जो ये बताया जा रहा है कि आप इस ऋतु में ऐसा भोजन लें जो इस ऋतु में हो रहा है, प्राकृतिक से आपको मिल रहा है, तो इसका प्रभाव पंच तत्व पर पड़ता है। और आप पहले ये जाने कि आपके शरीर में पंच तत्व कहाँ कहाँ है और कैसे है, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, पंच तत्व पे मेरा प्रभाव इस तरीके से खाद्य पदार्थ का ऋतु के अनुसार प्रभाव पड़ता है। तो आइए आज आप जानिए कि आपके पंच तत्व शरीर में कैसे है और कहाँ है और कौन सा भाग किस तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगी। यह शरीर पंच तत्व से बना है। यह आयुर्वेदाचार्य और प्राकृतिक चिकित्सा इस चीजों को बताते हैं और इससे चिकित्सा करते हैं। आप जाने आपका शरीर पंच तत्व से कैसे बना है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व शरीर में कौन सा अंग को प्रतिनिधित्व करता है, आप वो जाने। शरीर का कौन सा भाग पृथ्वी तत्व से संबंध रखता है और कौन से अंग अवयव को पृथ्वी तत्व के नाम से जाना जाता है। तो ये है पृथ्वी तत्व को आप जानिए। हड्डी, मांस, त्वचा, नाड़ियां, रोम पृथ्वी तत्व के 5 गुणों के परिणाम है। इस पांचों का संबंध पृथ्वी तत्व से है। ये है पृथ्वी तत्व के अंग अवयव। दूसरा जल तत्व। अब जल तत्व शरीर के कौन से भाग में है और किसको प्रतिनिधित्व करता है वो जानिए। जैसे जल तत्व को प्रतिनिधित्व करने वाला वीर्य, रक्त, मांस, मज्जा, मूत्र, लार, ये सब जल तत्व को प्रतिनिधित्व करता है जो आपके शरीर में है। तो इसलिए हम लोग जल तत्व से चिकित्सा करते हैं। इसलिए लोग बार बार बताते हैं कि रसाहार लेना चाहिए ताकि इन जल तत्वों से आपके अंग अवयव का पोषण अच्छा होगा। ये जल तत्व के 5 गुणों का ये दर्शन है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तीसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व शरीर के कौन से भाग में आप वो देखिए। भूख, प्यास, नींद, कांति, आलस्य, ये सब अग्नि तत्व के 5 गुणों का रहस्य है। जैसे ही आप में अग्नि तत्व बढ़ता है ना, तो भूख बढ़ती है। जैसे आपका डाइजेशन अच्छा होता है तो भूख होगी, तो आपकी पाचाग्नि ठीक है, जठराग्नि ठीक है, इसलिए भूख लग रही है। प्यास, अगर आपके शरीर में जठराग्नि ठीक है, भोजन पचेगा और प्यास लगेगी आपको। नींद, अब भोजन पच गया और प्यास अच्छी हो रही है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करता है, आपको अच्छी निद्रा लाता है। और कांति, जब आप सोते हैं, जब निद्रा लेते हैं, तब आपके शरीर में कांति पैदा होती है, ओजस, तेजस। और आलस्य, जब आप अधिक खा लेते हैं और नहीं पच पाता है तो आलस्य उत्पन्न होता है, या अधिक भोजन लेने से आलस्य की उत्पन्न होती है। इस तरीके से अग्नि तत्व आपके शरीर को प्रतिनिधित्व करता है। चौथा है वायु तत्व। अब वायु तत्व शरीर के किन भागों से आप समझ पाएंगे कि वायु तत्व हमारे शरीर में है। मूवमेंट जितने भी प्रकार का होता है वो सब वायु तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। जैसे दौड़ना, चलना, ग्रंथि फैलना और सिकुड़ना। जैसे थायराइड ग्रंथियां फैलती है, सिकुड़ जाती है, तो ये ग्रंथियां होती है। वायु तत्व के 5 गुणों के ये परिचय हैं। इस तरीके से आपके शरीर में वायु तत्व मौजूद है और उसकी चिकित्सा वायु से ही हो सकता है, दूसरे किसी चीज से नहीं हो सकता। अगर हम शरीर में ऑक्सीजन और वायु का कम हो जाता है तो आप दौड़ नहीं पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, पलकें झपकेगी नहीं, शरीर हिलेगा नहीं, मूवमेंट बंद हो जाएगा सारा। ये है वायु तत्व। तो इसलिए हम लोग उसकी चिकित्सा कैसे करते हैं, प्राणायाम के द्वारा करवाते हैं। नेचुरोपैथ में हम लोग वायु चिकित्सा, घूमना है, खुले वायु में सैर करना है, प्राणायाम करना है, ये करवाया जाता है। 5वां है आकाश तत्व। अब आकाश तत्व शरीर में कहाँ है, तो ये देखिए आकाश तत्व, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जितने हमारे देश के नेता, राजनेता जो बहुत अच्छी क्रांतिकारी रहे हैं, उनके लिए बहुत प्रभाव करता है। ये उत्तम चीज होती है उनके लिए। जिनके आकाश तत्व अच्छे होते हैं ना, वो महान विभूति होते हैं। जैसे कृष्ण भगवान,
ऐसे लोग महान विभूति होते हैं। उनके आकाश तत्व मतलब परा वैखरी पश्यंती इन वाणियों को समझ पाते हैं। तो ऐसे लोग ही समझ पाएंगे जिनकी आकाश तत्व अच्छी होती है। तो नेचुरोपैथ में और आयुर्वेद में इन चीजों का उल्लेख होता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि किसी बच्चे का आकाश तत्व अधिक हो गया है, वो बहुत ऊपर की चीज समझने लगते हैं, पर आपके परिवार में लोग उनको नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे दिक्कतें आ जाती है कि पता नहीं ये बच्चा मतलब अब नॉर्मल है क्या, ऐसा लोग समझते हैं। इसलिए समझते हैं कि उनकी जो ऊर्जा है आप नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत जगह ऐसा मुझे देखने को मिला है, दिल्ली में भी मिला है, बिहार में भी मिला है, राजस्थान में भी मिला है। तो ये सारी चीज समझ होनी आपको पड़ेगी। तब इसमें क्या होता है, कहाँ प्रतिनिधित्व करता है, प्रेम, द्वेष, भय, लज्जा, मोह, आकाश, 5 तत्व गुणों के उपादान हैं। ये है 5 तत्व। आप जैसे देश के प्रति बहुत प्रेम है तो ऐसे लोग ना कभी भी कहीं देश के विरुद्ध कोई काम देखना नहीं चाहेंगे, देश के विरुद्ध कोई वर्ड सुनना नहीं चाहेंगे। ये सब आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे उनके पास कैसी भी अवस्था हो, देश के लिए प्रेम है उनका, वो चीजें दिखती है। तो ये सब आकाश तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। द्वेष, जैसे अकारण द्वेष हो रहा है, कोई कारण नहीं है, और हित का द्वेष 2 तरीके का होता है। तो ये सब द्वेष में देखा जाता है। ये लंबे समय की बात है, इसको डिस्कस करने के लिए लंबा समय भी चाहिए। लज्जा, आप किसी गलती या परिणाम से लज्जित हैं तो ये सब आकाश तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं और अगर आपको किसी बड़े महफिल में आपको अपमानित करते हैं तो आप वहां लज्जा महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अच्छा सोचा है। और यदि आपने उनके लिए बुरा सोचा है और ये वाइब्रेशंस पहुंच जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं होती है, और आपको बड़े महफिल में उन्होंने अगर अपमानित करते हैं तो आप अपमान सा महसूस करेंगे, क्योंकि आप भी उनके लिए बुरा सोचा था इसलिए। तो ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। मोह, अब आपको बहुत किसी चीज से लगाव हो गया, छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन जो अच्छी चीजों के लिए लगाव होता है वो तो हितकारक होता है, जो बुरी चीजों के लिए मोह है वो तो अहितकारक हो जाती है, वही घटनाएं घटती है। तो अच्छे का मोह होना, विकास के लिए मोह होना, वो आकाश तत्व को प्रतिनिधित्व करता है और विकास को बढ़ाता है। तो इस तरीके से 5 तत्वों में आप अपने आप में, शरीर में कहाँ है ये सुना और समझा। आशा करती हूँ कि आप समझ पाएंगे कि ये तत्व आपके शरीर को कैसे बैलेंस करके रखा है, और इसी के अनुसार हम लोग भोजन, आहार, व्यवहार, ब्रह्मचर्य, निद्रा, ये सारी चीजें बताते रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आप अगर चाहते हैं कि हम दवा से अपने शरीर को कंट्रोल, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये शरीर आपको प्रकृति ने दिया है, ये सृष्टि ने दिया है, किसी हॉस्पिटल और चिकित्सक तो नहीं दिया है आपको। संभाला है, देखा है, चिकित्सा दिया है, लेकिन ये मिला नहीं है आपको, ये जीवन उनसे, ये शरीर उनसे नहीं मिला है। शरीर मिलने के बाद वो मिले हैं कि आपका पालन पोषण हो सके। तो आप इन बातों को मत भूलिए। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगी कि 5 तत्व से कैसे आपके ग्रह नक्षत्र का संबंध होता है। कई बार लोग घबरा जाते हैं, मेरे तो भाग्य खराब है, मेरे अच्छे भाग्य नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होता है। आपको जब जानकारी होगी तो आपके भाग्य और आपके नसीब आपके हाथ में होती है। कई बार लोग ऐसा होता है कि अपनी कुंडली दिखा रहे हैं या आपके अपने बार बार परेशानी या बहुत जगह दिखा रहे हैं, पर आप कैसे संभल पाएंगे। थोड़ा आप जब घटनाएं घटेगी, जाएंगे, दिखाएंगे, उस समय आपको जो बताया गया वो करेंगे, ठीक हो जाएंगे। पर आप इस बातों को समझिए कि एक दिन में 27 नक्षत्र और 4 घड़ी, ये आपके ऊपर से गुजरता है, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर से गुजरता है, और इसका प्रभाव आपके 5 तत्व के हिसाब से आपको मिलता है। अगर अग्नि बड़ी होगी तो मंगल आपके लिए अमंगलकारी हो जाएगा। अगर आकाश तत्व बढ़ा होगा तो आपके लिए वायु, राहु, केतु आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। राहु परेशानी का, क्योंकि छाया ग्रह है, जो छाया चीजें होती है वो वायु से संबंधित, इस तरीके से संबंध होता है। तो ग्रह नक्षत्र के बारे में आप तभी किसी के पास जाकर समझ सकते हैं जब आपको भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो साधारण से क्या करना चाहिए, आप 9 प्लांट को प्रतिदिन सिंचन करें। इसको सिंचन करने से पता है आपको क्या होता है, जो आपके बॉडी के तत्व है ना, उनमें धीरे धीरे
जो अधिक हो गया बैलेंस होता है, जो कम हो गया वो उसको मैनेज कर देता है। तो ये आप अगर प्रतिदिन करते हैं ना तो आपके शरीर में ऑटोमेटिक ये जो 27 नक्षत्र के जो आपके ऊपर छाया पड़ रही है, प्रकाश पड़ रहा है, उसका रिजल्ट आपको जो खतरनाक है वो कम हो जाएगा थोड़ा, और जो बहुत आंशिक है वो खत्म भी हो जाता है। तो इसलिए ये छोटी चीज नहीं है। हम लोग प्रकृति चिकित्सा आयुर्वेद में इसको पढ़ते हैं, कहाँ किसका कैसा संबंध होता है। उसी प्रकार प्लांट का हमारे पंच तत्व से संबंध बहुत बड़ा होता है। इससे हम लोग बोलते हैं कि आपको प्लांट का सिंचन करना चाहिए। कम से कम 9 प्लांट आप सिंचन करेंगे ना तो नवग्रह आपका ऐसे ही बैलेंस होता चला जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से 9 प्लांट को आपको सिंचन करना है, इसलिए ये आयुर्वेद है। अब सिर्फ आप ज्योतिष और नक्षत्र को लेके चलेंगे तो आपको कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत सारी चीज कितना पूछेंगे, क्योंकि ये तो आपके ऊपर डेली गुजरना है। 27 नक्षत्र आपके ऊपर से रोज गुजरेगा, चारों घड़ी मिलाकर। अब 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 108 हो गए। इसीलिए किसी पूजा पाठ में 108 मनके का जप कहा जाता है। तो आपको आधा बाधा जो होती है दूर होती है। बहुत बड़ा साइंस है, जब आप जानेंगे तो आपको इसको पूरा लाभ ले पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे। इसका पूरा संबंध आयुर्वेद से है और प्रकृति से है। प्रकृति को आप समझेंगे तो ग्रह नक्षत्र सारे चीज वास्तु हैन हर चीज समझ पाएंगे। अगर नहीं समझते हैं तो आप जिंदगी भर अपनी जिंदगी को बनाने में लगे रह जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। इसीलिए मैं आग्रह करती हूँ कि आज बच्चे को आयुर्वेद पढ़ाना, प्रत्येक बच्चे को उसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने भविष्य में अपनी बाधा को दूर कर सके। इसलिए ये नहीं कि वो बाधा में बंद कर गिरते चले जाएं, इसलिए आयुर्वेद जरूरी है। लोग कहते तो है कि आयुर्वेद बहुत भारी है, बहुत कठिन है। कठिन है तब है जब आप नहीं जानते हैं। जब आप बचपन से हर चीज को जानना प्रारंभ करेंगे ना तो आयुर्वेद आपके लिए हल्का हो जाएगा और आप कैसे बड़ा बड़ा समाधान कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आज के लिए यही तक। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के भेजें आपको कैसा लगा। आपके यही ढेर सारे प्यार हमें अगली टिप्स के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।